हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश कुमार सिंह। मैं कंप्यूटर लेक्चर जीपीसी सिरोही से। आज का हमारा टॉपिक है पीएचपी बेसिक स्क्रिप्टिंग के प्रैक्टिकल्स। तो पहले के दो जो हमारे वीडियो लेक्चर थे उसमें हमने पीएचपी के प्रोग्राम्स किए थे बेसिक स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड, जैसे कि पीएचपी का प्रोग्राम कैसे लिखना है, कैसे रन करना है, जैम्प टूल को कैसे रन करना है, और उसके अलावा stdocs डायरेक्टरी में हमको अपने प्रैक्टिकल को स्टोर करके रखना होता है। उसके अलावा हमने लूप्स के कंस्ट्रक्ट देखे थे, कांस्टेंट और वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, उनके बारे में हमने प्रैक्टिकल्स किए थे। इसी रेंज में हम आज हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में, इफ़ एल्स इफ कंडीशंस के बारे में, स्विच स्टेटमेंट के बारे में, और फंक्शंस कैसे हम पीएचपी के अंदर बना सकते हैं इसके बारे में। तो इनके बारे में हम पहले जानेंगे और इनका प्रैक्टिकल रन करके देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं पीएचपी टर्नरी ऑपरेटर से। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या है? ये सिंपल कंस्ट्रक्ट है जो कि इफ़ एल्स कंडीशन को एक ही लाइन के अंदर रन करके लिख के हम रन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पहले कंडीशन आती है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का सिंबल, फिर ट्रू अगर कंडीशन होगी तो उसकी रिटर्न वैल्यू, देन सेमी कॉलन, और फॉल्स अगर होगी तो उसकी रिटर्न वैल्यू। तो इस तरह से इसमें तीन आर्ग्यूमेंट्स दिए होते हैं। पहला है कंडीशन, उसके बाद में ट्रू वैल्यू, कॉलन, फॉल्स वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि एक बेसिक हम एग्जांपल देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। एक वेरिएबल हमने लिया है डॉलर वेरिएबल इक्वल टू 5। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस वेरिएबल की वैल्यू 2 से ज़्यादा है या नहीं, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 2 और नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ ग्रेटर अंडरस्कोर टू इक्वल टू, यहाँ पर कंडीशन डॉलर वेरिएबल ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये हुआ कंडीशन पार्ट। देन क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट वैल्यू जो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, यहाँ पर ट्रू, कॉलन, सेकंड वैल्यू जो कि फॉल्स होने पर रिटर्न होगी वो क्या है, फॉल्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर आएगा ट्रू वैल्यू और ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो हमको ग्रेटर अंडरस्कोर 2 इस वेरिएबल में मिल जाएगा बूलियन वैल्यू ट्रू, विच शोज़ दैट 5 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये जो सेम लॉजिक है ये हम इफ एल्स कंस्ट्रक्ट के थ्रू भी बना सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंदी होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम एक इफ एल्स कंस्ट्रक्ट लेते हैं डॉलर वेरिएबल इक्वल टू 5, इफ़ डॉलर वेरिएबल ग्रेटर देन 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉलर ग्रेटर टू अंडरस्कोर इक्वल टू ट्रू, मीन्स 5 इज़ ग्रेटर देन 2। एल्स डॉलर ग्रेटर अंडरस्कोर टू इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके अंदर फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट को देखते हैं जिसके अंदर इफ़ एल्स कंडीशंस और 5 स्टेटमेंट लगे हैं, क्योंकि इसके अंदर इस टर्शनरी ऑपरेटर के अंदर केवल एक सिंगल लाइन के अंदर हमने ये गोल अचीव कर लिया और हमारा वेरिएबल डिसाइड कर लिया कि वो 5 से ज़्यादा होगा या नहीं। ठीक है, तो जो इसका बेसिक पर्पज़ है वो है शॉर्टन इफ एल्स कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट को ये शॉर्ट कर देता है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर जैसे हम देखते हैं डॉलर एक्स इक्वल टू डॉलर वैलिड क्वेश्चन मार्क 1,0। ठीक है, 1:0। तो अगर डॉलर वैलिड की वैल्यू ट्रू है, मीन्स इसके अंदर कुछ भी वैल्यू है या ये ट्रू है, तो डॉलर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 और अदरवाइज वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर का जो मेन पर्पज़ है वो है शॉर्टन द इफ एल्स केसेस। ठीक है, ताकि प्रोग्राम जो है वो हमारा शॉर्ट हो जाए और ज़्यादा क्लियर हो जाए, पढ़ने में ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, इस ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहली आर्ग्यूमेंट कंडीशन, दूसरा आर्ग्यूमेंट ट्रू वैल्यू रिटर्न, और तीसरा आर्ग्यूमेंट फॉल्स वैल्यू रिटर्न। तो 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, इसलिए हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल ऑपरेटर होते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स होता है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑपरेटर, फिर सेकेंड आर्ग्यूमेंट, तो उनको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब टर्नरी ऑपरेटर्स के इस टर्नरी लॉजिक के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो इसका पहला एडवांटेज है कि मेक्स द कोडिंग सिंपल, ये कोडिंग को सिंपल बनाता है, क्योंकि इफ एल्स लॉजिक जो है वो बहुत ही क्विक, हम शॉर्ट और क्विक फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा, आउटपुट के साथ में इफ एल्स लॉजिक को हम इनलाइन लिख सकते हैं, मीन्स जिस लाइन में हमें आउटपुट चाहिए उसी लाइन में हम इफ एल्स का लॉजिक भी राइट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अलग से इफ एल्स कंस्ट्रक्ट और नीचे उसके लास्ट में प्रिंटफ या इको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगेन उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे ये बेनिफिट होता है कि हमारा कोड जो है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और कोड अगर शॉर्ट होता है तो उसको मेंटेन करना और रीड करना आसान रहता है। तो ये कुछ एक हमारे एडवांटेजेस हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर का।
यहाँ पर PHP, ये PHP का स्टार्टिंग टैग है। $a इक्वल टू 10, यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया है $a 10 और $b 20। ठीक है, अगेन PHP के अंदर हमको ये डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि इंटीजर है या फ्लोट है, ऑटोमेटिकली PHP a को और b को इंटीजर वेरिएबल बना देगी। ठीक है, तो हमने दो वेरिएबल लिए हैं, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। अब हम रिजल्ट चेक करते हैं कि इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, a बड़ा है या b। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन असाइन a टू रिजल्ट, अदरवाइज b टू रिजल्ट। यहाँ पर देखिए रिजल्ट इक्वल टू $a ग्रेटर देन $b, ये हुआ कंडीशन। अब ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो मैं रिजल्ट के अंदर क्या लूँगा, $a की वैल्यू, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं $b की वैल्यू लूँगा। तो इस तरह से हमको एक मैक्सिमम वैल्यू a और b में से मिल जाएगी कि मैक्सिमम कौन है, a है या b है, तो वो वैल्यू हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगी। ठीक है, जिसको हम प्रिंट करा देंगे इको मैक्स वैल्यू इज़ $रिजल्ट। ठीक है, अगेन br जो है वो लाइन ब्रेकिंग के काम में आता है ताकि आउटपुट नेक्स्ट आउटपुट अगली लाइन पर आए। ओके, तो हमने मैक्स तो इजीली फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली इस कंडीशन को हम चेंज करके मिनिमम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है $रिजल्ट इक्वल टू $a लेस देन $b। ओके, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो $a रिजल्ट में आ जाएगा, और अगर फॉल्स होगी तो $b रिजल्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर ली, इको मिन वैल्यू इज़ $रिजल्ट। तो जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी। अब हम इसका प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए $a इक्वल टू 10, $b इक्वल टू 20, फर्स्ट कंपैरिजन $a ग्रेटर देन $b, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a और b में से जो भी बड़ी है। दूसरी कंडीशन है $a लेस देन $b, तो हमारे पास जो लोएस्ट वैल्यू है वो आ जाएगी और हम उसको प्रिंट कर देंगे मिनिमम वैल्यू इज़ $रिजल्ट। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमको चाहिए XAMPP हमारा चल रहा है, अपाचे सर्वर को हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके, XAMPP स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर लोकल होस्ट, देखिए लोकल होस्ट हमारा चल रहा है, XAMPP का डैशबोर्ड आ गया। हमारे प्रोग्राम का नाम है ex8.php, जो कि हमने ऑलरेडी htdocs नाम के फोल्डर में रख के रखा है, example8.php। ठीक है, htdocs के अंदर रखा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं लोकल होस्ट स्लैश ex8.php, और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, मैक्स वैल्यू इज़ 20, मिन वैल्यू इज़ 10। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली एक सिंगल लाइन के अंदर इफ एल्स कंपैरिजन कर सकते हैं और प्रोग्राम को बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बना सकते हैं। तो इसका आउटपुट आया था मैक्स वैल्यू इज़ 20, मिनिमम वैल्यू इज़ 10। अब हम बात करते हैं इफ़ एल्स कंस्ट्रक्ट की, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स की। तो इसमें आता है हमारा इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो सबसे पहला और शॉर्टेस्ट जो कंस्ट्रक्ट है इफ़ कंस्ट्रक्ट, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर एक PHP का प्रोग्राम लिखते हैं $t इक्वल टू 5, इफ़ $t इज़ लेस देन 10, तो हमने लिखा है वैल्यू लेस देन 10। ठीक है, आउटपुट में हमने दिया है। ठीक, इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करके देखते हैं। example9.php, तो यहाँ पर हम लिखते हैं example9.php लोकल होस्ट पे, और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, वैल्यू लेस देन 10। तो जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एक और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है तो हमें सेमी कॉलन ये ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए नहीं है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो हमें ये ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट चाहे ब्रैकेट लगाएं या नहीं लगाएं सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारा आउटपुट स्टेटमेंट एक ही है और वो ऑलरेडी इफ से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट के लिए हमको ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, कर्ली ब्रेसेस की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं इफ़ एल्स केसेस का। तो इसमें एक इफ़ कंडीशन होती है, उसके साथ साथ में हम एक एल्स के अंदर अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स पार्ट को भी हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर $t इक्वल टू 5 लिखा है, सेम कंडीशन इफ़ $t लेस देन 10, तो इको के अंदर लिखा है हमने वैल्यू लेस देन 10। एल्स पार्ट में हमने लिखा है इको वैल्यू ग्रेटर देन 10, क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू है वो या तो 10 है या 10 से ज़्यादा है, तो हम उस केस में इस एल्स पार्ट के अंदर लिख सकते हैं वैल्यू ग्रेटर देन 10। तो इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि दो ब्रांचिंग हो गई, एक ब्रांच ये हो गई कंडीशन ट्रू होने पर, एक ब्रांच ये हो गई कंडीशन फॉल्स होने पर। इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं।
ये हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर इफ़ $t इज़ लेस देन 10 तो आएगा वैल्यू लेस देन 10। एल्स पार्ट में हमने लिखा है वैल्यू ग्रेटर देन 10। तो जब हम इसको रन करेंगे तो अभी हमारा आउटपुट आएगा वैल्यू लेस देन 10। ठीक है, इस तरह से अगर इस प्रोग्राम को मैं चेंज करके यहाँ पर वैल्यू को कर दूँ 15, ठीक है, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, वैल्यू ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो अब हमारे पास आउटपुट आता है 10। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम देखते हैं इफ़ एल्स लैडर का, जिसके अंदर इफ़ कंडीशन होती है, उसके बाद में हम एल्स इफ के अंदर और भी मल्टीपल कंडीशंस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और फाइनली एक एल्स पार्ट होता है जिसके अंदर हम अगर सारी कंडीशन फॉल्स दी तो उस पार्ट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एक वेरिएबल हमने लिया है $t इक्वल टू 10। इफ़ कंडीशन में हमने चेक किया है इफ़ $t लेस देन 10 तो हम प्रिंट कर देंगे कि वैल्यू 10 से कम है। अब हमें चेक करना है कि वैल्यू 10 से ज़्यादा है या नहीं, तो एल्स इफ में हम कंडीशन डालते हैं $t ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे कि वैल्यू 10 से ज़्यादा है। लेकिन अगर केस ऐसा है कि हमारी वैल्यू एग्जैक्टली 10 है, ना तो 10 से कम है ना तो 10 से ज़्यादा है, तो हम एल्स पार्ट के अंदर थर्ड पोर्शन में थर्ड ब्रांच में लिख देंगे वैल्यू इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ हम चेक करेंगे 10 से कम है, तो यहाँ चेक करेंगे 10 से ज़्यादा है, और यहाँ पर हम एक्चुअली प्रिंट कर रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि 10 से ना तो कम है ना तो ज़्यादा है, इसका मतलब वैल्यू इक्वल टू 10, 10 ही है एग्जैक्टली। तो इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, यहाँ हमने चेक किया लेस देन 10, यहाँ चेक किया ग्रेटर देन 10, और एल्स पार्ट में हमें लिखा है वैल्यू इक्वल टू 10। तो जब इसका आउटपुट हम प्रिंट करेंगे तो आना चाहिए वैल्यू इक्वल टू 10। ठीक है, ये देखिए वैल्यू इक्वल टू 10। तो इफ़ और एल्स इफ लैडर के अंदर क्या मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं। जैसे एक इफ़ कंडीशन हो गई, फिर एल्स इफ के मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम लिख सकते हैं, जिसके अंदर कितनी भी कंडीशंस हम चेक करा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हर एक कंडीशन एक नई ब्रांच हमको जनरेट करके देगी। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल इफ़ और एल्स के थ्रू ही हम कंडीशंस चेक करें, हम एल्स इफ स्टेटमेंट भी मल्टीपल टाइम्स यूज़ करके अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। ठीक है, तो सपोज़ हमको मल्टीपल चेक्स करना है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो इसके बीच में है या इसके बीच में है या इसके बीच में है, रेंजेस के बारे में, तो हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। या अगर एक चॉइस दी है तो हमको चेक करना हो चॉइस फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, तो उस केस में हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। क्योंकि इफ़ एल्स केसेस से अगर मैं इस प्रोग्राम को बनाऊँ तो हमारे बहुत सारे इफ़ एल्स केसेस यूज़ हो जाएंगे। उसकी बजाय स्विच केस हमको एक कॉम्पैक्ट प्रोग्रामिंग सिंटैक्स प्रोवाइड करवाता है, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस के केसेस को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम देखते हैं, फेवरेट कलर इक्वल टू रेड। एक वेरिएबल हमने लिया है $favorite कलर, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट की है रेड। अब हम स्विच करते हैं इस $favorite कलर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केस लिया इक्वल टू रेड, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे योर फेवरेट कलर इज़ रेड, और उसके बाद में ब्रेक स्टेटमेंट लगाना है। ब्रेक स्टेटमेंट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केस सेटिस्फाई होने के बाद में हमको यहाँ से एग्जिट होना होता है, इस स्विच केस स्टेटमेंट से एग्जिट होना होगा। तो हम यहाँ इसीलिए ब्रेक स्टेटमेंट काम में लेते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा ब्लू, तो हम मैसेज प्रिंट कर देंगे योर फेवरेट कलर इज़ ब्लू, अगेन ब्रेक स्टेटमेंट। और फाइनली थर्ड केस है हमारा ग्रीन, तो हम प्रिंट कर देंगे योर फेवरेट कलर इज़ ग्रीन और ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, सपोज़ हमारा केस इन तीनों में से कोई भी नहीं है, ना तो ब्लू कलर, ना तो रेड कलर, ना तो ग्रीन कलर, तो एक डिफ़ॉल्ट केस हम लेते हैं जिसके अंदर हम प्रिंट कराते हैं कि जो ऊपर दी हुई चॉइस है उनमें से कोई भी केस हमारा सेटिस्फाई नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं योर फेवरेट कलर इज़ नाइदर रेड, ब्लू नॉर ग्रीन। ओके, तो डिफ़ॉल्ट केस भी हम फाइनली ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं है हमें लिखना हो, लेकिन बाय अच्छे प्रोग्राम्स लिखने के लिए हमें डिफ़ॉल्ट देना चाहिए, ताकि यूज़र को पता लगे क्या क्या केसेस अवेलेबल है और क्या क्या केसेस नहीं अवेलेबल है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये हमारा स्विच केस प्रोग्राम example12, यहाँ हम लिखते हैं लोकल होस्ट /example12.php, और यहाँ हमारा फेवरेट कलर देखिए हमने लिखा था रेड, तो योर फेवरेट कलर इज़ रेड। ओके, अब प्रोग्राम में हम लेट से लिखते हैं कि सियान, हमारा फेवरेट कलर है सियान।
तो अब आउटपुट में क्या आना चाहिए, योर फेवरेट कलर इज़ नाइदर रेड ब्लू नॉर ग्रीन। ओके, एक बार इसको फिर से रन करके देखते हैं। देखिए आउटपुट आ रहा है योर फेवरेट कलर इज़ नाइदर रेड ब्लू नॉर ग्रीन। ओके, तो इस तरह से हम स्विच केस के अंदर मल्टीपल चॉइसेस के मेनू को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं PHP के अंदर फंक्शंस किस तरह से हम बना सकते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हम कैसे PHP के अंदर इजीली बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है PHP के अंदर, वो है फंक्शन, FUNCTION फंक्शन। ये एक PHP का कीवर्ड है जिसके थ्रू हम कोई भी एक फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, फंक्शन और उसके आगे उस फंक्शन का नाम, फिर पैरेंथेसिस, उसके अंदर अगर आर्ग्यूमेंट्स है तो उन आर्ग्यूमेंट्स के नाम, और अगर आर्ग्यूमेंट्स नहीं तो वो ब्लैंक रहेगा। उसके बाद में यहाँ से ब्रैकेट्स से हम फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर फंक्शन की बॉडी क्लोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है राइट मैसेज, राइट MSG, उसमें हमने प्रिंट किया है हेलो वर्ल्ड, और लास्ट में उसको कॉल किया है, राइट MSG को हमने फंक्शन के बाहर कॉल किया है। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, तो हम सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड हमारे मॉनिटर पे प्रिंट कर देगा। इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। ये रहा हमारा फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर एक इको स्टेटमेंट है और यहाँ पर ये फंक्शन को हमने कॉल किया है। और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, हेलो वर्ल्ड थ्रू दैट फंक्शन। वो फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन ने यहाँ पर मॉनिटर पे क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। ओके, तो फंक्शन कीवर्ड के थ्रू हम इजीली नए फंक्शंस, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स भी पास करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ऐड फंक्शन लिया है, फंक्शन ऐड, जिसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं, $A1, $B1, दो वेरिएबल है A और B। एक हमने इस फंक्शन के अंदर $sum करके वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने A + B को ऐड किया है और उसको प्रिंट किया है, इको सम इज़ $sum। ओके, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ऐड 10, 20। तो फर्स्ट टाइम में आउटपुट क्या आएगा, सम इज़ 30। उसके बाद में वापस कॉल किया ऐड 30, 30, तो यहाँ पर आ जाएगा सम इज़ 60। फिर वापस कॉल किया ऐड 40, 40, तो यहाँ पर आ जाएगा सम इज़ 80। ओके, तो इस तरह से हम मल्टीपल टाइम्स इसको फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। ये रहा हमारा फंक्शन ऐड, जिसके अंदर हमने $sum के अंदर A और B दोनों आर्ग्यूमेंट्स को ऐड किया है और उसकी सम को प्रिंट किया है। ठीक है, एग्जाम्पल 16.php, ये आउटपुट में हमारे पास आया सम इज़ 30, 60 और 80। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से यूज़र डिफाइंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स बना सकते हैं। सिमिलरली फंक्शन के अंदर हम अगर रिटर्न वैल्यू चाहते हैं तो हम रिटर्न स्टेटमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि $sum = A + B और यहाँ पर लिखा है रिटर्न सम, $sum, तो ये फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू को वापस से रिटर्न कर देगा कॉलर के पास। तो यहाँ इको स्टेटमेंट में मैंने लिखा है सम इज़, ये डॉट ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करेगा। तो यहाँ पर ऐड में क्या आएगा, 0,20 से हमें क्या मिलेगा, 20, फिर .br से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आउटपुट जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, सम इज़ 20। इसी तरह से यहाँ आएगा सम इज़ 60 और सम इज़ 80। ओके, तो यहाँ पर हम रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू आउटपुट को वापस से फंक्शन के पास रिटर्न करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करके देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम, ये रिटर्न स्टेटमेंट, एग्जाम्पल 17, यहाँ देखिए सम इज़ 20, 60 एंड 80। ओके, तो ये वैल्यूज़ जो हमारे पास आई है ये रिटर्न होके आई है, इस फंक्शन से रिटर्न होके आई है। ओके, फाइनली अब हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटर्स के बारे में। मींस सपोज़ हमने एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन हमने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए हैं या कोई एक आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, तो उस केस में उस आर्ग्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन हमने बनाया ऐड, उसके अंदर एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट है A1 जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0 और इंटीजर आर्ग्यूमेंट है B1 जिसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0। ओके, सम इक्वल टू A + B इको सम इज़, और यहाँ पर A + B की जो भी सम आएगी वो हम प्रिंट करा देंगे। अब मैं जैसे लिखता हूँ ऐड, और यहाँ पर मैंने ना तो A की वैल्यू प्रोवाइड की है ना तो B की वैल्यू प्रोवाइड की है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू A की ले लेंगे 0 और डिफ़ॉल्ट वैल्यू B की ले लेंगे 0, तो सम क्या आ जाएगा, 0 + 0 = 0।
तो आएगा सम इज़ 0। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं दोनों आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास करूँ तो ये 0 नहीं लेके जो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया है वो वैल्यू लेगा। तो यहाँ पर 30 + 30 60 आएगा, यहाँ पर 40 + 40 80 आएगा। इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करके देखते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ एग्जाम्पल 18, तो यहाँ पर देखिए सम इज़ 0। जब मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है तो आया सम इज़ 0। ओके, और नीचे जब दोनों आर्ग्यूमेंट पास किए तो आया है 60 और 80। ओके, अब हम इसमें कुछ चेंज करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट देता हूँ 10 और सेकंड आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं वापस। तो देखिए सिंगल आर्ग्यूमेंट हमने दिया है 10, तो वो सम में आया 10 + 0। ओके, इसी तरह से मैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 10 दिया है और सेकंड आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को ओमिट करें और सेकंड आर्ग्यूमेंट दें? इस तरह से इसको भी एक बार रन करके देखते हैं, लेकिन ये एरर जनरेट करेगा। देखिए यहाँ पर एरर आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हमने दोनों डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं तो पहला वाला आर्ग्यूमेंट देना ज़रूरी है, दूसरे वाले को ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, या तो सारे ही ओमिट कर सकते हैं, यानी कि फ़र्स्ट और सेकंड दोनों को हम नहीं दें, और या तो फर्स्ट वाले को हम दें और सेकंड वाले को नहीं दें। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि फ़र्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट हम ओमिट कर दें और सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हम सप्लाई कर दें, तो उस केस में हमको एरर मिलती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में फ़र्स्ट आर्ग्यूमेंट देना आवश्यक है। ठीक है, अगर हमें आर्ग्यूमेंट देने हैं तो। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम वापस एक बार रन करें और देखें यहाँ पर एरर हट जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का प्रैक्टिकल। तो इस तरह से हम फंक्शन कीवर्ड के थ्रू बहुत ही आसानी से यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बना सकते हैं, और फंक्शंस के जो भी एडवांटेजेस होते हैं उनको हम PHP के अंदर काम में ले सकते हैं। थैंक यू।